एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों वाले कच्चे रास्ते से निकलकर पक्की सड़क पर पहुंच चुकी थी और फिर उसका रुख रावी की तरफ मुड़ गया। ट्रॉली जब काफी दूर निकल गई तो शारिक भी खेत से निकल आया और इधर उधर देखता हुआ सड़क पर आ गया। ट्रॉली बहुत दूर जा चुकी थी और सड़क एक बार फिर वीरान हो चुकी थी। दफतन किसी और ट्रैक्टर के इंजन की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, खेतों वाले उसी कच्चे रास्ते से एक और ट्रैक्टर आ रहा था। वो सड़क के किनारे एक दरख्त की आड़ में हो गया। वो भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी और उस पर भी पट्टे ही लदे हुए थे। वो ट्रॉली जैसे ही कच्चे रास्ते में सड़क पर चढ़ी, शारिक दरख्त की आड़ से निकल आया। इस दौरान उसने इत्मीनान कर लिया था कि ट्रैक्टर पर ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं था। शारिक ने सड़क के बीच में आकर ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने उसे घूरा। क्या बात है भाई, कौन हो तुम? शारिक ने कहा, मैं गांव से आ रहा था, डाकू मेरी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए हैं। वो मुझे भी कत्ल कर देते मगर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हो सका। अगर तुम मुझे सब्जी मंडी तक पहुंचा सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैक्टर ड्राइवर ने कहा, कौन से गांव से आ रहे हो? मैंने पहले तुम्हें इस इलाके में नहीं देखा। शारिक ने कहा, मैं दरअसल समनाबाद में रहता हूँ। भेनी में मेरी बहन रहती है। शाम को उनसे मिलने के लिए आया था। अभी वापस जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। किसान ने पूछा, इस वक्त तुम्हें गाँव से निकलने की क्या जरूरत थी? शारिक ने कहा, मुझे सुबह दफ्तर भी जाना है, इसलिए गाँव से जल्दी निकला था। ट्रैक्टर ड्राइवर ने कहा, अभी तो सुबह होने में बहुत देर है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंडी तक पहुंचा दूंगा। शारिक उसका शुक्रिया अदा करते हुए ट्रैक्टर पर सवार हो गया। ट्रैक्टर पर दूसरे आदमी के बैठने की जगह नहीं थी। शारिक पायदान पर खड़ा हो गया और ट्रैक्टर चल पड़ा। सड़क खासी टूटी फूटी थी। ट्रैक्टर और ट्रॉली को बुरी तरह झटके लग रहे थे। शारिक अपने कदम पायदान पर मजबूती से जमाए खड़ा था। सहारे के लिए उसने ट्रैक्टर के एक हिस्से को थाम रखा था। उसकी नजरें सामने सड़क पर लगी हुई थी। हेडलैम्प्स की रोशनी में सड़क दूर दूर तक साफ नजर आ रही थी। शारिक इस रोशनी में दाएं बाएं भी देख रहा था। वो दोनों उससे पहले ही जा चुके थे और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि वो दोनों कहीं घात लगाए बैठे हों। रात की तारीकी अब दिन के हल्के से उजाले में तब्दील होने लगी थी। ट्रैक्टर ड्राइवर इत्मीनान से ट्रैक्टर चला रहा था। उसने शारिक से मजीद कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। चुंगी नाके पर पहुंचकर ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोक लिया और उतरकर चुंगी मुहर्रर के दफ्तर में दाखिल हो गया। शारिक अपनी जगह पर खड़ा रहा। पहले उसने सोचा कि यहीं पर उतर जाए, मगर फिर ये इरादा तर्क कर दिया। मंडी जहां से काफी दूर थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद किसान वापस आ गया। उसने ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी सीट संभाल ली और ट्रैक्टर हरकत में आ गया। मजीद 10 मिनट के बाद वो लोग मंडी पहुंच गए। उस वक्त दिन की रोशनी वाजे हो रही थी। सड़क के किनारे नशेब में बहुत बड़ी मंडी थी। उसका एक हिस्सा मवेशियों के चारे वगैरह के लिए मखसूस था, दूसरा सब्जियों के लिए और तीसरा फलों के लिए। सब्जियों वाला हिस्सा दरमियान में था और घास मंडी उससे आगे। मंडी में खासी चहल पहल थी। अब कारोबार शुरू हो चुका था। शारिक ने ट्रॉली वाले का शुक्रिया अदा करते हुए ट्रैक्टर से छलांग लगा दी और सड़क की ढलान पर दौड़ता हुआ सब्जी मंडी में दाखिल हो गया। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ चल रहा था। चारों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं सब्जियों की लाट की बोली लग रही थी और कहीं भाव ताव हो रहा था। मंडी में खासा हुजूम था। शहर के बेशतर सब्जी और फल फरोश अपनी दुकानों के लिए माल इसी मंडी से खरीदते थे। शारिक हुजूम में रास्ता बनाता हुआ उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जहां से उसे कोई सवारी मिल सकती थी। वो एक तरफ मुड़ा ही था कि 2 आदमियों ने अचानक ही उसका रास्ता रोक लिया। उन दोनों ने अपने जिस्मों पर चादरें ओढ़ रखी थीं। उनकी शक्लें देखकर शारिक कांप उठा। वो मकसूद और साझा थे, मौत के वही 2 फरिश्ते जिनसे बचने के लिए वो रात भर भागता रहा था। साझे ने खूंखार निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, शारिक बाऊ, खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो। अब अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। शारिक को समझने में देर नहीं लगी कि उन दोनों ने चादरों के अंदर क्लैशनकोफ राइफलें छुपा रखी थी। उसे हैरत इस बात पर हुई थी कि उन्होंने चादरें कहां से ले ली थी। फिर दफतन उसे उस ट्रैक्टर ट्रॉली का ख्याल उभर आया जिस पर वो दोनों सवार हुए थे। उस ट्रैक्टर के ड्राइवर और उसके भाई ने खेस या चादरें ओढ़ रखी थी। उन्होंने यकीनन ये चादरें उन्हीं से हथियाली होंगी ताकि अपनी राइफलों को छुपा सकें। शारिक ने इधर उधर देखा। आसपास 20 लोग मौजूद थे जो अपने काम धंधों में मसरूफ थे। साझा उसके दाएं तरफ खड़ा था और मकसूद बाईं तरफ। मकसूद की राइफल की नाल उसकी पसलियों में चुभ रही थी।
इस मर्तबा मकसूद ने कहा, हमारे साथ चलो, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम फायर खोल देंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि कितने लोग हमारी गोलियों का निशाना बनते हैं, लेकिन तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया, उसके कंधे लटक गए। उसने ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे उनके साथ जाने को तैयार हो, लेकिन फिर अचानक ही वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसके दोनों हाथ दोनों की गर्दनों और दोनों पैर दोनों के पहलुओं पर लगे। बड़ी मेहनत और रियाजत से सीखा हुआ मार्शल आर्ट्स का फन ऐसे ही मौकों पर काम आने के लिए था। वो दोनों कराहते हुए गिरे। शारिक भी गिरा था, मगर वो ऐसे कामों में माहिर था। वो बड़ी फुर्ती से उठकर एक तरफ भाग निकला। मकसूद पहले संभला था, उसने उठते ही फायरिंग शुरू कर दी। शारिक तो उस फायरिंग से महफूज रहा, लेकिन एक मजदूर जिसने सर पर बोझ उठा रखा था गोली का निशाना बन गया। गोली उसके सीने में लगी थी। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। 2 आदमी गोलियों से जख्मी होकर गिरे थे। पूरी मंडी में भगदड़ मच गई। लोग बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगे। शारिक भी लोगों को धक्के देता हुआ एक तरफ भागता रहा। वो सब्जियों वाले सेक्शन से निकलकर फलों वाले सेक्शन में पहुंच गया। वहां भी भगदड़ मची हुई थी। एक आदमी केलों से भरे हुए एक टोकरे के करीब खड़ा बदहवास निगाहों से इधर उधर देख रहा था। उसने दाएं तरफ से दौड़ते हुए एक मजदूर को आवाज दी, ओए पांडी। मगर वो पांडी रुके बगैर एक तरफ भागता चला गया। लेकिन शारिक उस शख्स के करीब रुक गया। उसने पूछा, क्या है मलिक जी, ये सामान उठाना है? उस शख्स ने कहा, हाँ, केलों का ये टोकरा उठाओ, जल्दी करो। शारिक ने झुककर केलों वाला टोकरा उठा लिया जो खासा वजनी था। वो टोकरा सर पर उठाए उस शख्स के पीछे दौड़ता रहा। तकरीबन 50 गज के फासले पर एक सुजुकी पिकअप खड़ी थी, जिसमें कुछ और भी फलों के टोकरे लदे हुए थे। कुछ फल वैसे ही ढेर किए हुए थे। शारिक ने केलों वाला टोकरा सुजुकी में पटक दिया और गर्दन सहलाने लगा। उस शख्स ने 5 रुपए का एक नोट निकाल कर शारिक की तरफ बढ़ाया। शारिक ने नोट लेने के बजाय पूछा, आपको कहाँ जाना है मलिक जी? उस शख्स ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, समानाबाद। क्यों? शारिक ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलें, मुझे रास्ते में चुबुर्जी पर उतार दीजिए, यहाँ तो भगदड़ मची हुई है। वो शख्स बोला, चलो बैठो, जल्दी करो। ये कहता हुआ वो स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। शारिक भी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठ गया। ये सुजुकी उस शख्स की अपनी थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और सुजुकी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी। सब्जी मंडी में अब भी भगदड़ मची हुई थी। 1-2 मरतबा फायरिंग भी हुई। लोग अपना काम छोड़कर भाग रहे थे। सुजुकी इधर उधर लहराती हुई तेजी से मंडी के इलाके से निकलकर सड़क पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। बोला, तुम कौन हो? पांडी तो नहीं लगते। शारिक ने उसे भी एक फर्जी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं शादीपुर से आया था फैसलाबाद जाने के लिए, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। मैंने खेतों में छुपकर जान बचाई। मेरे कपड़ों की ये हालत इसी वजह से हुई है। उस शख्स ने पूछा, मंडी में क्या कर रहे थे और चुबुर्जी क्यों जाना चाहते हो? शारिक ने कहा, मजदूरी करके कुछ पैसे जमा करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मामला ही बिगड़ गया। चुबुर्जी में मेरा कजन रहता है, उसके पास जा रहा हूँ। उसी से कुछ रकम कर्ज लेकर आज फैसलाबाद चला जाऊंगा। सुजुकी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई चुबुर्जी पहुंचकर रुक गई। शारिक उस शख्स का शुक्रिया अदा करके नीचे उतर आया। उस वक्त दिन की अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी थी। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त थी। ज्यादातर लोग साइकिलों पर अपने अपने काम धंधे के लिए जा रहे थे। बसें भी चलने लगी थी। शारिक सुजुकी से उतरकर पैदल चलता हुआ उस तरफ आ गया जहां एक तरफ मुर्गियों की फीड्स की मार्केट थी और उसके सामने सड़क के दूसरी तरफ शामनगर का इलाका था। अगरचे आमदोरफ्त के लिए लोहे का एक ओवरहेड पुल भी बना दिया गया था। नाले पर एक छोटी पुलिया भी थी और लोग ओवरहेड ब्रिज इस्तेमाल करने के बजाय आमदोरफ्त के लिए यही पुलिया इस्तेमाल कर रहे थे। शारिक भी पुलिया पर से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया जहां एक मुख्तसर सा बाजार था। स्कूल जाने वाले बच्चे घरों से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। शारिक रात भर भाग दौड़ से बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था। बाजार में चाय की एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान के सामने कुछ मेजें और बेंच बिछे हुए थे और मजदूर किस्म के लोग उन बेंचों पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। शारिक दुकान के अंदर आ गया। दुकान के बाहर अगरचे नाश्ते के लिए हलवा पूरी भी बन रही थी, मगर शारिक ने एक कुर्सी पर बैठते हुए मुलाजिम को चाय और मक्खन लगा बन लाने को कहा और पतलून की पिछली जेब से बटवा निकालकर उसमें रखे हुए नोटों का जायजा लेने लगा। 1000, 500 और 100 वाले कई नोट थे जो नहर में उतरने और देर तक पानी में खड़े रहने की वजह से भीग चुके थे। उसके बटवे में कुछ कागजात भी थे और वो भी भीग चुके थे। शारिक ने 100 का एक नोट निकालकर बटवा दोबारा पतलून की जेब में रख लिया। नौकर जब चाय और प्लास्टिक की एक मैली सी प्लेट में मक्खन लगा हुआ बन लेकर आया तो शारिक ने 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। बोला, पैसे काट लो। नौकर बोला, खुले पैसे दो बाबूजी, सुबह सुबह 100 का खुला नहीं होगा। शारिक बोला, ऐसा करो, बाहर खोखे से सिगरेट का एक पैकेट और माचिस ले लो। 2 रुपए तुम्हारे और चाय के पैसे काट कर बाकी मुझे दे दो।
₹2 के लालच में वो लड़का 100 का नोट लेकर बाहर चला गया और शारिक इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद चाय की दुकान से निकला तो उसके होंठों में सुलगता हुआ सिगरेट दबा हुआ था। वो तंबाकू नोशी का आदी नहीं था, कभी कभार शौकिया तौर पर पी लिया करता था और उस वक्त तो 100 का नोट खुला कराने के लिए सिगरेट खरीदे थे। शारिक को इत्मीनान था कि वो अपने दुश्मनों को बहुत पीछे छोड़ आया था, लेकिन उसे अफसोस इस बात का था कि माझा गुज्जर और उसके साथ ही पुलिस के हाथ नहीं लगे और वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। वो कुछ देर तक बाजार में चलता रहा और फिर एक गली में मुड़ गया। उस गली में बंगला नुमा रिहायशी मकान थे। वो 2-3 गलियों में घूमता हुआ एक कोठी नुमा मकान के सामने रुक गया। उस वक्त सूरज तुलू हो चुका था और धूप की नर्म सुनहरी किरणें बड़ी भली लग रही थी। गेट को बाहर से ताला नहीं लगा था। उसने गेट की शीट के एक सुराख में हाथ डालकर अंदर से लगा हुआ कुंडा हटाया और गेट खोलकर अंदर दाखिल होते ही गेट बंद कर दिया। किसी ने उसे गेट में दाखिल होते हुए नहीं देखा था और अगर कोई देख भी लेता तो उसे उसकी परवाह नहीं थी। वो यहीं रहता था और मोहल्ले के लोग उसे एक शरीफ आदमी की हैसियत से जानते थे। वो चंद लम्हे गेट के करीब खड़ा रहा, फिर नपे तुले कदम उठाता हुआ बरामदे में आ गया। बरामदे का बल्ब जल रहा था। वो रात को बल्ब जला कर गया था। उसने दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑफ कर दिया और पतलून की जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। वो राहदारी में 3-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाजा बड़ी आहिस्तगी से खुला। एक आदमी बाहर निकला और उसने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल शारिक की गर्दन से लगा दी। उस शख्स के हलक से खौफनाक गुर्राहट निकली। तुम समझते थे कि हमें धोखा देकर हमसे बच निकलोगे? माझा गुज्जर जिस शख्स के साथ कारोबार करता है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है। तुम्हारा ये ठिकाना चंद रोज पहले ही हमारी नजरों में आया था और हमें यकीन था कि तुम वहां से भागकर सीधे यहीं आओगे। शारिक बोला, तुम माझा गुज्जर तो नहीं हो? कौन हो तुम? उस शख्स ने जवाब दिया, माझे गुज्जर का एक अदना गुलाम। तुम पाताल में भी छुप जाते तो हम तुम्हें ढूंढ निकालते। मैं 1 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि तुम सीधे यहीं आओगे। अब खैरियत इसी में है कि माल हमारे हवाले कर दो। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। बोला, माल? हाँ, अब तो माल तुम लोगों के हवाले करना ही पड़ेगा। उस शख्स ने शारिक की गर्दन पर पिस्तौल का दबाव डाला। बोला, तो फिर देर किस बात की है, आगे बढ़ो। शारिक 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक ही बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। उसके साथ ही उसने उस शख्स की पसलियों में दोनों कोहनियों से ठोकर मार दी। वो शख्स कराहा, पिस्तौल उसके हाथ से छूट कर गिर गया। शारिक बड़ी तेजी से सीधा हो गया था। उसने अपने हरीफ को संभलने का मौका दिए बगैर घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। वो इलियास था, माझा गुज्जर का साथी। रात को ये भी सोख्ता हवेली में ही था, लेकिन उसके फरार के बाद हवेली से निकलकर शायद यहीं आया था। चंद घूंसे और ठोकरें खाने के बाद इलियास संभल गया और अब उसने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए थे। वो दोनों लड़ते हुए हॉल नुमा कमरे में आ गए, जहां एक तरफ सोफा सेट लगा हुआ था, 1-2 कुर्सियां थीं और सामने एक कोने में ट्रॉली पर टेलीविजन सेट रखा हुआ था। इलियास का घूंसा खाकर शारिक पुश्त के बल सोफे पर गिरा। इलियास ने उस पर छलांग लगा दी। शारिक बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। इलियास मुंह के बल सोफे पर गिरा। शारिक ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर उठाया और सर पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। उसके साथ ही उसे जोरदार धक्का दिया। इलियास टीवी ट्रॉली से जा टकराया। ट्रॉली उलट गई। टीवी की पिक्चर ट्यूब चकनाचूर हो गई। इलियास को संभलने में सिर्फ 1 सेकंड लगा था। उसने उठकर फौरन ही शारिक पर हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से टकराकर फर्श पर गिरे और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। कभी शारिक नीचे होता और कभी इलियास। वो दोनों दीवार से जा लगे। इलियास दीवार का सहारा लेकर उठने में कामयाब हो गया, लेकिन शारिक ने भी उठने में देर न लगाई। शारिक के होंठों से खून बह रहा था। वो इलियास को दीवार के साथ दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके बरक्स इलियास ने उसे दीवार के साथ लगा दिया। लेकिन इस तरह शारिक को मौका मिल गया। उसने सीधा हाथ इलियास के गले पर लपेट दिया और उसे पूरी कुव्वत से दबाने लगा। इलियास पहले तो अपना गला छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसने हाथ ऊपर उठाकर शारिक के सर के बाल पकड़ने की कोशिश की, मगर शारिक ने एक झटके से सर पीछे हटा लिया। उसके साथ ही वो उसके गले पर अपने बाजू का दबाव बढ़ाने लगा। इलियास हाथ पैर पटकने लगा। शारिक की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। इलियास की आंखें हल्कों से उबलने लगी थीं। शारिक ने दूसरे हाथ से अपने उस बाजू को पकड़ रखा था जो उसने इलियास की गर्दन पर लपेट रखा था। इस तरह दोनों हाथों की कुव्वत एक ही जगह पर मरकूज हो गई। एक तरफ इलियास का गला दब रहा था और दूसरी तरफ उसकी गर्दन की हड्डी पर दबाव बढ़ रहा था। अब उसकी जबान भी मुंह से बाहर निकलने लगी थी। वो बुरी तरह पैर पटक रहा था। शारिक पै दर पै झटके दे रहा था। इलियास के हलक से अजीब सी आवाजें खारिज हो रही थीं। शारिक ने एक जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी। इलियास की गर्दन की हड्डी टूट गई।
वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा, मगर शारिक ने अब भी गिरफ्त ढीली नहीं की थी। इलियास के मुंह से निकलने वाली खरखराहट की आवाजें बतदरीज कम होती चली गईं। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और उसकी गर्दन शारिक की बाहों में ढलक गई। शारिक ने एक और हल्का सा झटका दिया और उसकी गर्दन छोड़कर अलग हट गया। इलियास लुढ़क कर फर्श पर ढेर हो गया। वो खत्म हो चुका था। शारिक उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और सांस बुरी तरह फूल गया था। वो दीवार से टेक लगाए खड़ा देर तक अपने बेरब्त तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने शोलाबार निगाहों से इलियास की लाश की तरफ देखा और उसे पैर से हल्की सी ठोकर मारते हुए वहां से हट गया। वो अपने बेडरूम में आ गया। अलमारी खोलकर हैंगर पर टंगे हुए कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और पहने हुए कपड़े और जूते उतारकर वहीं फेंक दिए और अलमारी से निकाले हुए कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। गर्म पानी के गुस्ल से उसकी थकन बड़ी हद तक दूर हो गई। वो लिबास बदल कर बाहर आ गया। उसने किचन में जाकर चाय बनाई। खासा कुशादा किचन था। चीजें रखने के लिए कैबिनेट बने हुए थे। एक तरफ छोटा फ्रिज भी रखा हुआ था जिसमें दूध और जरूरत की दीगर चीजें रखी हुई थी। चाय बनाने के साथ ही उसने दूसरे चूल्हे पर 2 अंडे उबालने को रख दिए। उबले हुए अंडे छीलकर उसने प्लेट में रखे, उन्हें 2-2 टुकड़ों में काटा, उन पर नमक और काली मिर्च छिड़की, 1 कप में चाय उंडेली और दोनों चीजें लेकर किचन के सामने ही मेज पर बैठ गया। फिर बड़े इत्मीनान से चाय के साथ अंडे के पीस खाने लगा। जिस जगह वो बैठा हुआ था वहां से इलियास की लाश भी नजर आ रही थी, मगर उसने लाश को इस तरह नजरअंदाज कर रखा था कि जैसे इस मकान में उसका वजूद ही ना हो। अंडों की प्लेट साफ करने और चाय का कप खाली करने के बाद वो दोबारा बेडरूम में आ गया। कुछ देर तक दीवार के साथ इस्तादा लकड़ी की अलमारी को देखता रहा। जब उसने कपड़े निकाले थे तो उसी वक्त उसे अंदाजा हो गया था कि अलमारी की तलाशी ली गई थी। उसने अलमारी को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह से तकरीबन 3 फुट आगे खिसका दिया। उस अलमारी के पीछे दीवार में एक और हस्मी अलमारी थी। उस अलमारी का दरवाजा आहनी चादर का था। शारिक चंद लम्हे बंद आहनी दरवाजे को देखता रहा। उसमें तालों के 2 सुराख थे। वो अलमारी के सामने से हटकर बेड के करीब आ गया। पायती की तरफ से बेड को उठाकर उसकी जगह से थोड़ा सा हटा दिया। एक पाए के नीचे छोटा सा गड्ढा था जिसमें चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। उसने चाबियों का गुच्छा उठा लिया और दोबारा आहनी दरवाजे वाली अलमारी के करीब आ गया। उसने 2 चाबियां इस्तेमाल करते हुए आहनी दरवाजे के दोनों हजमी कुफल खोलकर अलमारी खोल दी। उस अलमारी के अंदर 3 खाने बने हुए थे। तीनों खाने बंद थे। उसने एक चाबी मुंतखब करके ऊपर वाला दरवाजा खोला। उसमें करेंसी नोट भरे हुए थे। गड्डियां बड़े सलीके से रखी हुई थी। दूसरे खाने में एक पिस्तौल रखा हुआ था, मगर यह पिस्तौल नहीं था। गन थी जो साइज में पिस्तौल से खासी बड़ी थी। छोटी राइफल और पिस्तौल के दरमियान की कोई चीज। ये गन शारिक ने एक गैर मुल्की स्मगलर से खरीदी थी और इसे बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा हुआ था। तीसरे खाने में प्लास्टिक की थैलियां सलीके से नीचे ऊपर रखी हुई थी। उन थैलियों में सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। ये हेरोइन थी। शारिक कुछ देर तक इन तीनों खानों को देखता रहा। फिर उसने बेड के नीचे से सैमसोनाइट का ब्राउन रंग का सूटकेस निकाला। पहले उसमें हेरोइन की थैलियां रखी। वो तादाद में 25 थी। हर थैली में 1 किलो हेरोइन थी। बैनुल अक़वामी मंडी में इस हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए हो सकती थी। हेरोइन की थैलियां रखने के बाद उसने एक साइड में पिस्तौल रखा। फिर नोटों की गड्डियां जमाई और दूसरी अलमारी से कपड़े निकालकर उनके ऊपर रखने लगा। लोहे के दरवाजे वाली अलमारी बंद कर दी और लकड़ी की अलमारी को सरकाकर दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। उसने सूटकेस बंद कर दिया और घूम फिर कर घर का जायजा लेने लगा। यह मकान उसने तकरीबन 6 महीने पहले किराए पर लिया था। जब वो यहाँ आया था तो दीवार में इस अलमारी के सिर्फ शेल्फ बने हुए थे। आहनी, दराज और दरवाजे उसने खुद बनवाए थे। यह मकान भी उसने शोएब हाशमी के नाम से लिया था और अपने आप को एक कारोबारी आदमी जाहिर किया था। 1 साल का किराया उसने एडवांस दे दिया था और सिर्फ जरूरत की चीजें ही यहाँ लाकर रखी थी। वो ज्यादातर घर में रहता या बाहर। मोहल्ले वालों से कभी कभार ही मुलाकात होती और वो भी उसे शोएब हाशमी ही के नाम से जानते थे। उसने मकान से हर वो निशान मिटा दिया जिससे उसे शारिक की हैसियत से शनाख्त किया जा सकता हो। आखिर में उसने इलियास की लाश की तरफ देखा और बेडरूम से सूटकेस उठाकर बाहर आ गया। दरवाजा बंद करके चाबी उसने बरामदे की दीवार पर बिजली के स्विच पर टांग दी और सूटकेस उठाकर बाहर आ गया। गेट के सुराख में हाथ डालकर उसने अंदर का कुंडा लगा दिया। बाहर का कुंडा यूं ही खुला रहने दिया। गली में उस वक्त 3-4 छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। 2 औरतें टोकरियां हाथ में उठाए गालिबन सब्जी गोश्त लेने जा रही थीं। शारिक तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क पर आ गया। इत्तेफाक से उसे फौरन ही रक्षा मिल गया और वो रिक्शे पर बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन के करीब रिक्शा छोड़कर चंद मिनट के बाद शारिक दूसरे रिक्शे पर बैठ गया। इस मर्तबा वो लोहारी चौक पर उतरा था। रिक्शा छोड़कर वो सूटकेस उठाए पैदल ही चलता हुआ अनारकली में दाखिल हो गया। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो एक ज़ेली गली में दाखिल हो गया। एक रेस्टोरेंट के सामने वो एक लम्हे को रुका।
काउंटर पर बैठे हुए शख्स को आंख से इशारा किया और रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ एक छोटे दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजा था जो उस वक्त बंद था। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने दस्तक देने की जरूरत नहीं समझी थी। तकरीबन 2 मिनट के बाद दरवाजा खुल गया। ये वही शख्स था जो रेस्टोरेंट के काउंटर के सामने बैठा हुआ था और शारिक ने सीढ़ियों वाले दरवाजे में दाखिल होने से पहले उसे आंख के कोने से मखसूस इशारा किया था। वो शारिक का दोस्त सुहेल था। सुहेल ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला खैरियत। वो शारिक का इशारा पाकर होटल के अंदरूनी जीने से ऊपर आया था। बोला लगता है किसी लंबे सफर पर जाने की तैयारी करके आए हो। शारिक अंदर दाखिल होते हुए बोला नहीं। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। फिर बोला पिछली रात मैं भेनी में था। माझा गुज्जर के साथ एक चाल चलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकला। रात भर भागता रहा और माझा गुज्जर के 2 आदमी मौत के फरिश्तों की तरह मेरा ताक़ुब करते रहे। मैं उनसे बचकर किसी तरह मंडी पहुंच गया लेकिन उन्होंने मुझे वहां भी घेर लिया। मुझे कत्ल करने की कोशिश की। मैं तो बच गया मगर एक बेगुनाह आदमी उनके हाथों मारा गया और मैं वहां से भागकर श्यामनगर वाले मकान पर पहुंचा तो माझे गुज्जर का एक और आदमी मौत के फरिश्ते की तरह वहां घात लगाए बैठा हुआ था लेकिन वो मेरे हाथों मारा गया। उसकी लाश वहीं पड़ी है। पहले मैंने सोचा था कि अम्मा के यहाँ चला जाऊंगा लेकिन फिर यहाँ आ गया और अब मुझे कम से कम 2-3 रोज यहाँ रहना होगा। सुहेल ने कहा अच्छा किया तुम अम्मा के यहाँ नहीं गए। उन्हें इस मामले से अलग ही रखना। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। किसी को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। नाश्ता किया है या नहीं? शारिक बोला नाश्ता मैं कर चुका हूँ, सोना चाहता हूँ, नींद आ रही है मुझे। सुहेल बोला ठीक है तुम सो जाओ, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शारिक ने सूटकेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और ये सूटकेस संभाल कर रख लो। इसमें 1.5 करोड़ की रकम है, 25 किलो हेरोइन और ऑटो गन है। मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। सुहेल ने उसे घूरा, बोला क्या बकवास कर रहे हो? जिस रोज मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी दोस्ती में फायदा होगा या नुकसान। मैं दोस्ती का मफहूम अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए आइंदा तुम इस किस्म की कोई बात नहीं करोगे। अब तुम सो जाओ, मैं नीचे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। सुहेल अंदरूनी दरवाजे से निकलकर रेस्टोरेंट के जीने की तरफ बढ़ गया। शारिक ने जूते भी नहीं उतारे और बिस्तर पर गिर गया। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगी और जहन माजी के पर्दे उठाने लगा।